हेलो फ्रेंड्स, कहानी टाइम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको हॉरर्स, थ्रिलर्स एंड सस्पेंसिव तथा और भी भिन्न किस्म की कहानी सुनने को मिलेंगे। हॉरर स्टोरी में अक्सर जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ों के उल्लेख रहता है। लेखक बस अपनी कहानी में प्लॉट बनाने के खातिर में ये सब बातों का उल्लेख करते हैं। हमारे चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वासी कार्यक्रम को प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारे श्रोताओं से अनुरोध है कि वो अपने मनोरंजन के खातिर कहानी सुने और कहानी का लुत्फ उठाए। रविवार को दैनिक जागरण खोलकर चाय की चुस्की लेते हुए आराम से बैठा हूँ। 2-3 पेज पलटते ही एक खबर पर नजर टिक गई। खबर था ढोंगी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़कर राजधानी में एक और लोगों की मृत्यु। मैं भी मन ही मन कहता रहा कि सचमुच ये संसार पाखंडियों से भर गया है। इस समय सिद्ध पुरुष दिखाई देना बहुत ही दुर्लभ है। असल बात यह है कि तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, इन सभी बातों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। खुद कभी साधना नहीं किया, लेकिन ऐसी कहानियों को पढ़ने और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। यही सब सोचते सोचते एक पुरानी घटना याद आ गई। न्यूज़पेपर को पास में रख चाय के कप को हाथ में उठाकर खिड़की से बाहर देखते हुए अपने कॉलेज के दिन की यादें सोचने लगा। उस समय ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर समाप्ति हुआ था, इसीलिए कुछ दिन छुट्टियों के मौज था। मेरे जिगरी दोस्त मुकेश के घर के छत पर प्रतिदिन शाम को हम दोनों गपशप करते थे। ऐसे ही एक दिन गपशप चल रहा है। मैं चटाई पर लेटकर आसमान में उड़ते बादलों को देख रहा था और मुकेश पास ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। अभी जल्दी कॉलेज में जाने के बाद सिगरेट पीने की आदत पड़ी थी। आसमान की तरफ देखते हुए मैं बोला, अरे यार, दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। क्या पूरा छुट्टी ऐसे ही लेटाकर बिता दूंगा? मुकेश अंतिम फूंक को धुएं में उड़ाकर सिगरेट को घर के पीछे फेंकते हुए बोला, चलो फिर आज इवनिंग शो में एक मूवी देख कर आते हैं। सुना है ऋतिक रोशन का कोई मिल गया, बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही हाउसफुल था। मुकेश के बात को सुनकर ज्यादा उत्साह नहीं हुआ, इसलिए मैं बोला, आज सिनेमा देखकर क्या फायदा? कल से तो फिर वही जीवन शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा कहीं पर घूम कर आते हैं। इससे मूड भी थोड़ा चेंज होगा और एनर्जी भी बढ़ती। समझे कि नहीं? मेरा बातों को सुनकर मुकेश शांत होकर कुछ सोचने लगा। मैंने उससे फिर पूछा, क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? कुछ तो बोल। मुकेश बोला, कुछ सोच रहा हूँ। कल रात को खाना खाते वक्त माँ बोल रही थी कि कुछ दिन छुट्टी है, गांव वाले घर को देख कर आ सकता है। खाली पड़ा हुआ घर में सब कुछ ठीक है या नहीं देख कर भी आ सकता था और थोड़ा वातावरण भी चेंज भी हो जाता। मैं खुश होकर बोला, चल ना भाई, प्लीज चल, बहुत मजा आएगा। गांव मुझे बहुत ही पसंद है। चारों तरफ हरियाली और फ्रेश ऑक्सीजन। वहाँ दिल्ली की तरह ईंटों का जंगल नहीं है। जिधर भी देखो नीला आसमान और हरियाली। लेकिन ये कहने के बाद थोड़ा शांत होकर सोचने लगा कि मुकेश के गांव वाला घर खाली है, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी? ये बात उसे बताते ही वो बोला, इन सभी बातों की चिंता मत करो। हमारे उस घर की देख रेख करने के लिए हरिहर नाम के एक नौकर काका थे। उनके मरने के बाद उनका एक लड़का कभी-कभी घर की देख-रेख करता है। मतलब वही घर के आसपास बढ़े हुए घास और झाड़ियों को काटना, और अगर कभी उसके घर में ज़्यादा रिश्तेदार आ जाए, तो हमारे घर में उन्हें रात को सोने के लिए कह देते थे। खाने-पीने की व्यवस्था वही कर देंगे, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। ये सुन मैं फिर से नया जोश में बोला, चल फिर कल ही चलते हैं। लेकिन तुम्हारा गांव वाला घर है कहाँ? मुकेश बोला, मुरादाबाद जिला, रामगंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा। उसी के किनारे। जगह बहुत ही सुंदर है। कक्षा 11 में अपने माँ और पिताजी के साथ गया। ठीक है, कल ही चलते हैं। मैं बोला, गंगा नदी का नाम तो सुना था, लेकिन रामगंगा नदी पहली बार सुन रहा हूँ। चलो अच्छा ही है, एक नया नदी भी देखने को मिल जाएगा। घर लौटकर पिताजी से अनुमति लेने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। पिताजी अकेले हैं और अपना बिजनेस को लेकर ही व्यस्त रहते हैं। और हृदय रोग से माँ की मृत्यु तभी हो गई थी जब मैं क्लास 10 में था।
अगले ही दिन दोपहर को नई दिल्ली स्टेशन से श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़कर लगभग 3 घंटे में हम मुरादाबाद जंक्शन पहुंचे। स्टेशन से टेम्पो में बैठकर हम उतरे रामगंगा नदी के किनारे। लेकिन हमें जाना होगा रामगंगा नदी के उस पार, मुकेश के गांव में। इसके लिए वहां से रिक्शा पकड़ के हम दोनों चल पड़े। जब रामगंगा नदी के ऊपर पहुंचा तो दिखा चौड़ाई में ये नदी गंगा या यमुना जितना बड़ा नहीं है, लेकिन वहाव तेज है। नदी को देख रहा हूँ, उसी समय नजर पड़ा बाएं तरफ नदी के किनारे। वहां लकड़ियों का ढेर पर आग जल रहा था। रिक्शा चालक को उस बारे में पूछते ही उसने बताया चिता जल रहा है, अर्थात वहाँ एक शमशान है। मैंने सोचा किसी टाइम यहाँ पर घूमने जरूर आऊँगा, क्योंकि सुना है गांव के पास वाले शमशान बहुत भयानक होते हैं। यही सोचते हुए मुझे रोमांच की अनुभव हुआ। कुछ देर बाद ही रामगंगा नदी व शमशान हमसे दूर होते गया। हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। रिक्शा से यहाँ पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगा। जब रिक्शे से उतरा उस समय 3:30 बज रहे थे। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुकेश बोला, वो देखो, वही है मेरा घर। देखा एक टीन शेड से बना हुआ घर है। घर के आसपास आते ही ना जाने क्यों ऐसा महसूस होता है कि अचानक शरीर भारी सा लगने लगा है। घर के आंगन में एक फावड़ा और बांस की टोकरी पड़ा हुआ था। घर के पास ही एक 30-35 साल का आदमी बड़े घास काट रहे थे। हमें देखकर वो आदमी पास आया। हमारा परिचय जानने के बाद जल्दी से अपने हाथ कंधे से लटकते हुए गमछा में पोंछकर हमारे हाथों से बैग को लेकर उन्हें अंदर ले गया। फिर हमें घर में बैठाकर 2 ग्लास ठंडा पानी दिया। मैं उसके ओर देख रहा था, इसीलिए वो आदमी हंसते हुए बोला, बेटवा, हमारा नाम रामधर है। बाबूजी के मरने के बाद हम ही इस घर की देखरेख करते हैं। आप दोनों जन कपड़ा बदल लीजिए। मैं खाने की व्यवस्था करता हूँ। बस तो अच्छा कुछ खिला नहीं पाऊंगा, लेकिन कल सुबह आप जो कुछ भी खाना चाहेंगे वही बाजार से ले आऊंगा बाबू। मैं बोला, अरे इतना व्यस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी आपको बिना बताए चल आए। जो कुछ भी खाने को है वही बनाइए, केवल पेट भर जाए बस। रामधर प्रसन्न होकर घर से बाहर चला गया। बहुत गर्मी लग रहा था। ऊपर देखा तो इलेक्ट्रिक फैन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस गांव में अभी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं पहुंचा था। शर्ट खोलकर उसी से पंखा करने लगा। कुछ देरी बाद रामधर ने हाथ वाला पंखा लाकर दिया। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मुकेश बोला, कुछ देर आराम कर लो, फिर बाहर घूमने जाएंगे। अभी रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आराम करते करते मुझे झपकी वाला नींद आ गई। नींद जब खुला उस समय शाम के लगभग 5 बज रहे थे। पास ही मुड़कर देखा तो मुकेश लेटा हुआ नहीं था। बिस्तर से उठ कमरे से बाहर आकर देखा, मुकेश आंगन में खड़ा होकर सामने की रास्ते की तरफ देख रहा है। उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखते ही वो चौंक उठा। उसके आंखों में डर का खौफ साफ दिख रहा था। क्या हुआ ये जानना चाहा तो उसने 3-4 घर छोड़कर एक घर की तरफ इशारा करके डरते हुए कहा, उस घर के एक आदमी पर भूत प्रेत का साया है। उसे भूत ने पकड़ा है। यह सुनकर मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। मन में कहता रहा, यही तो गांव की छुट्टी का मौज है। छुट्टी में अगर थोड़ा एडवेंचर ना हो तो क्या मजा आएगा। मुकेश की तरफ देखा, उसके चेहरे के हाव भाव ही अलग थे। मैं जानता हूँ मुकेश जन्मजात डरपोक है, लेकिन मुझे ये सब बहुत ही पसंद है। ये तो मैंने पहले ही बताया था। मैंने मुकेश से बोला, तो इसमें क्या हुआ, चल एक बार देख कर आते हैं। उस घर के सामने कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। मुकेश बोला, नहीं 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 भाई, तुम्हें तो पता ही है मुझे इन सब चीजों से बहुत ही डर लगता है। कुछ नहीं होगा, चल ना एक बार देख कर आते हैं। मुकेश ने क्या सोचा मैं नहीं जानता था, लेकिन ना चाहते हुए भी
वो मेरे साथ उस घर के ओर चलने लगा। घर के सामने आकर देखा कि यहाँ भी एक टीन का शेड वाला घर है और घर का आंगन बहुत ही बड़ा है। उस आंगन में एक आदमी बैठकर हिलते हुए बड़बड़ा रहा है, लेकिन क्या बड़बड़ा रहा है ये सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा भीड़ के लोग इतने बातें कर रहे हैं कि उसकी आवाज सुनना कठिन हो रहा है। उस भीड़ में एक आदमी बोला, रुद्रनाथ तांत्रिक को बुलाना चाहिए। हाँ हाँ चलो 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 चलो। इस बात को सुनकर मुझे एक आइडिया आया, यही सही वक्त है। उन लोगों के पीछे पीछे जाकर शमशान वाला रास्ता भी देख लूंगा और साथ ही शमशान में बैठे तांत्रिक बाबा को भी देखने को मिल जाएगा। मुकेश को जबरदस्ती साथ लेकर उन लोगों के पीछे थोड़ा दूरी बनाकर चलने लगा। चलते हुए मुकेश बोला, भाई मुझे शमशान व भूतों से बहुत डर लगता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या उत्तर दोगे? मुकेश की ये बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, देख भाई, मैं तुम्हारे गांव में घूमने आया हूँ, इसलिए मुझे पूरा गांव दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम केवल मेरे साथ रहो। और पागल, इतना डर क्यों रहा है? डरपोक कहीं का। मेरे बातों को सुनकर मुकेश शांत हो गया। वो शायद सोच रहा था कि मैं डरूं या ना डरूं, लेकिन इसे बाहर चेहरे पर नहीं दिखाना है। अगर ऐसा किया तो मुकेश के डरपोक वाले बात से मैं उसका बहुत मजाक उड़ाऊंगा। उस टाइम से डरपोक मुकेश बाहर से बहादुर मुकेश बन गया। बात करते करते हम शमशान के पास पहुंच गए, लेकिन इस समय शमशान में चिता नहीं जल रहा था और आसपास कोई आदमी भी नहीं है, केवल गांव के 4 लोग और उनके पीछे हम दोनों। वो चारों लोग सामने की ढलान को पार करके शमशान के अंदर गए और हम ढलान वाले जगह पर ही खड़ा होकर उन्हें दूर से देखते रहे। मैंने देखा कि एक लाल वस्त्र पहने हुए साधु बाबा सामने लकड़ी का धूनी जलाकर बैठे हैं। साधु बाबा का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना दिख रहा है कि उनके बाल और दाढ़ी बहुत बड़े बड़े हैं। ना जाने कैसे तांत्रिक है ये बाबा। सुना है तांत्रिक लोग बहुत भयानक होते हैं। स्वस्थ मनुष्य को बीमार और बीमार मनुष्य को स्वस्थ करने की मंत्र शक्ति होती है उनमें। ये सब सोच रहा हूँ दिमाग में, और सामने देख रहा हूँ वो चारों आदमी तांत्रिक बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं, कुछ किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही गांव के चारों आदमी लौटने लगे और मैं भी मुकेश के साथ लौट चला। मुकेश बोला, क्या हुआ, उन्हें देखकर कुछ समझे? मैं बोला, जितना तुमने समझा उतना मैंने भी। देखते तांत्रिक बाबा कब भूत छुड़ाने आएंगे। तांत्रिक बाबा आएंगे, इसलिए गांव के और भी लोगों ने आकर भीड़ बढ़ा दिया। हम दोनों जब लौट आए, उसके 3-4 मिनट बाद ही गांव से गए हुए 4 लोग भी वापस आ गए। उनमें से एक आदमी ने घर के पास आकर बोला, तांत्रिक बाबा ने कहा कि कुछ देर बाद ही यहाँ पर आएंगे, और बाबा ने कहा कि बहुत सारे अगरबत्ती का जुगाड़ करके रखना। कुछ देर बाद मैंने देखा लाल वस्त्र पहने हुए साधु रास्ते से चलते हुए इधर की ओर ही चलते आ रहा था। तांत्रिक बाबा जब हमारे पास से अंदर जाने वाले थे, ना जाने क्यों हम दोनों के सामने अचानक खड़े हो गए। मेरे और मुकेश की तरफ देखे, थोड़ा सा हंसे और फिर घर के आंगन के तरफ चल गए। मैं और मुकेश एक दूसरे को आश्चर्य होकर देखता रहा। तांत्रिक बाबा को देखकर उनके लिए भक्ति भाव अपने आप जागृत हो गई। उज्जवल शरीर का रंग, सिर पर जटा, दाढ़ी की लंबाई सीने तक, गले में रुद्राक्ष की माला, पैर में राख लगने के कारण सफेद हो गया है और उनका शरीर से एक अद्भुत प्रकार की गंध भी आ रही है। लेकिन तांत्रिक बाबा हम दोनों को देखकर क्यों हंसे, इस बारे में मैं सोच रहा था। तांत्रिक बाबा के आने के बाद भीड़ में खड़े लोग अब शांत हो गए। सभी केवल तांत्रिक बाबा के ही काम देख रहे थे। इस बीच तांत्रिक बाबा बोले, अगरबत्ती लेकर आओ। घर के अंदर से एक महिला अगरबत्ती लाकर बाबा के हाथ में दे दिए। तांत्रिक बाबा के आने के बाद आंगन में बैठा हुआ वो आदमी जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया था, उसमें कुछ परिवर्तन होने लगा। वो आदमी धीरे धीरे कांपने लगा। उसके गले से अजीब आवाज आने लगी।
तांत्रिक बाबा अगरबत्तियों को जलाकर उन आदमी के तरफ चारों ओर ओम का पाठ करते हुए घूमने लगे। तांत्रिक बाबा जितना उसके चारों तरफ घूमते, वो आदमी उतना ही और तेज आवाज निकालता। अचानक की ऐसी घटना हुई जिसके बारे में शायद वहां खड़े किसी ने भी ये नहीं सोचा था। नीचे बैठा हुआ आदमी दाहिना हाथ को अपने मुंह के पास लाकर दांतों से हाथ के मांस को फाड़ कर खुद ही चबाने लगा और उसके हाथ से ढेर सारा खून निकलने लगा। अचानक ये देखकर वहां खड़े सभी के मुंह से डर की आवाज निकल आई। सामने का दृश्य देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा, और मैंने अनुभव किया मेरे पास ही खड़ा मुकेश मेरा हाथ को पकड़ के डर से कांप रहा है। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने हुंकार लगाकर बोला, कौन है तू और चाहता क्या है? बता, तू क्या चाहता है? लेकिन नीचे बैठे उस आदमी का तांत्रिक बाबा के बातों पर कोई ध्यान ही नहीं है। वो तो केवल अपने कच्चे मांस को चबाने में ही व्यस्त है। तांत्रिक बाबा फिर जोर से बोल पड़े, नहीं बताएगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। यह बोलकर तांत्रिक बाबा ने अपने पोटली से छोटा सा पात्र निकाला। उस पोटले से थोड़ा पानी हाथ में लेकर आदमी के ऊपर छिड़कते ही सामने बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर सामने खड़े सभी व्यक्ति आश्चर्य हो गए। इसमें कोई शक नहीं था। तांत्रिक बाबा उस आदमी के ओर इशारा करते हुए कहा, उसको कमरे में सुलाकर उस कमरे को बाहर से बंद कर दो। मैं जब तक ना कहूँ उसके सामने कोई भी नहीं जाएगा। इसका जीवन समय बहुत ही कम है, क्योंकि उसको किसी आम भूत प्रेत की छाया नहीं है। उसके शरीर पर जिसका कब्जा है उसे हम अपने तंत्र भाषा में पिशाच आत्मा या पिशाच प्रेत कहते हैं। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो उसके प्राणों को नहीं बचाया जा सकता है। बेहोश हुए आदमी को 4-5 लोग पकड़कर कमरे में ले गए और बाहर से कुंडी को बंद कर दिया। इसके बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस घर के एक आदमी को साथ लेकर घर के चारों तरफ कुछ दफनाने लगे। और फिर घर के सामने आकर बाबा बोले, जल्दी से एक यज्ञ करना होगा। कल मंगलवार है, कल ही इस यज्ञ को संपन्न करना होगा। हाँ, और एक बात, तुम्हारे घर के आसपास कोई घर है जिसमें आज रात को रह सकूं, क्योंकि इस नकारात्मक शक्ति के आसपास ही मुझे रहना होगा और तंत्र की क्रियाएं उस घर में ही पूर्ण करना होगा। उस घर का आदमी थोड़ा चिंता में पड़ गया कि किसके घर में रखा जाए तांत्रिक बाबा को। और रहने की बात नहीं है, बल्कि अपने घर में तंत्र यज्ञ करने की अनुमति कौन ही देगा। मैंने मुकेश से कहा, मुकेश, तुम्हारा घर में तांत्रिक बाबा को रहने दिया जा सकता है क्या? घर तो खाली ही पड़ा है। 3 कमरों में से एक कमरा हम उन्हें दे देते हैं, बाकी दोनों तो खाली है। और अगर साधु बाबा तुम्हारे घर में रात को रहेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा। क्या बोलते हो भाई? मेरे पूरे बात में साधु बाबा के रहने से डर नहीं लगेगा। यह सुन के उसके चेहरे को देखकर लगा कि वो इसके लिए मान गया है। इसीलिए और कुछ भी ना सुन के मैं भीड़ में इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जब हम शमशान से लौट कर आए थे तो रामाधर को भी यही देखा था। रामाधर के पास जाकर मैंने सब कुछ बताया।
मेरे विचार सुनकर रामाधर भी बहुत उत्साहित नजर आए। इसके बाद रामाधर खुद ही उस घर के आदमी से बात करके तांत्रिक बाबा को हमारे घर में रुकने के बारे में बताया। उस घर की आदमी की मानो बड़ी चिंता कट गई, इसलिए रामाधर को कृतज्ञता से बोला, भाई रामाधर, तुमने मुझे चिंता से छुटकारा दिलाया। तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे हम मेरा भाई बच जाए। वो आदमी हमारे और आभार दृष्टि से एक बार देखा और फिर रामाधर से कहा, दोनों भाइयों और साधु बाबा का खाने का प्रबंध आज रात मेरे ऊपर है। रामाधर जब तांत्रिक बाबा को हमारे सामने से लेकर जा रहे थे, उस समय फिर तांत्रिक बाबा हम दोनों के सामने आकर रुक गए और फिर से एक हंसी दिखाकर चले गए। तांत्रिक बाबा के इस हंसी में कुछ तो बात है। उनकी उस मुस्कान और आंखों में देखकर ऐसा लगता है मानो मन की सभी बात बाबा अपने आंखों से ही पढ़ लेते हैं। हम फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मन में सोचने लगा कि आज पूरी रात साधु बाबा हमारे साथ रहेंगे। अगर उनके साथ कुछ बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।